कल के ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन के बाद आज है वायदा कारोबार में मंथली एक्सपायरी का दिन। एक्शन कल जितना ही और हो सकता है कल से ज्यादा आज रहे। तो ऐसे में क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी और कैसे करें अगली सीरीज की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, व्हाइट इज अ कलर ऑफ पीस, यस, जो आप सिग्निफाई कर रहे हैं। तो आज पीसफुल डे रहेगा या कल जैसा ही स्ट्रेसफुल डे होगा सर? स्ट्रेस तो होगा लेकिन कल जैसा नहीं। कल जैसा नहीं, मतलब कल स्ट्रेस अलग वजह हो सकता है। देखिए, ट्रेडर्स स्ट्रेस ले सकते हैं, इन्वेस्टर स्ट्रेस ले सकते हैं, शेयरों के दाम ऊपर नीचे हो। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेस तब आता है जब शेयरों के दाम ऊपर नीचे ना हो और वो भी 9:15 से 3:30 के बीच। अगर 9:15 के पहले ना हो चलेगा, 3:30 के बाद ना हो चलेगा, लेकिन इस बीच में तो होते रहना चाहिए। नहीं तो वो कितना स्ट्रेस दे सकता है वो आपने कल देखा। उम्मीद करें एक बेहतर, शांत, स्मूथ, आराम से अच्छा ट्रेडिंग सेशन निकल जाए सर। बस वही आप भी आज सिग्निफाई कर रहे हैं। और कल एक्चुअली सर ट्रेडर्स ने एक बात अप्रिशिएट करी, जितना भी स्ट्रेसफुल माहौल था आपने एटलीस्ट एक माहौल को लाइट करने की कोशिश करी, तो आश्वासन दिया लोगों को कुछ जब हमारे हाथ में नहीं है तो रिलैक्स करें, जो चल रहा है उसके साथ ही चले। और कुछ हो ना हो, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़े कम से कम। क्योंकि वैसे भी स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें मुफ्त में मिलती है जब आप शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो एक हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा हार्ट की बेवजह ज़्यादा पंपिंग। तो ये दो चीज़ें जब आपको मुफ्त में मिल रही है तो कम से कम इन्हें काबू में, जो हमारे हाथ में उसे हम काबू में रख सकते हैं। चलता है, पार्ट ऑफ लाइफ, ये होता है। पहली और आखिरी बार नहीं हुआ है, बट आई होप रेगुलरली नहीं। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि हाँ, रेगुलर ना हो, पहली और आखिरी बार नहीं हुआ। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, ये जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन हाँ, बेहतर तब है जब हम हर एक चीज़ से कुछ सीखने की कोशिश करें और अगली बार टेक्निकल ग्लिच आए तो कोई नए कारण से आए जी, पुराने कारण एटलीस्ट हाँ, सेम कारण से ना आए, बस उतना हो जाए तो काफी। आइए आज के ट्रिगर्स देख लें। अमेरिका में भरपूर तेजी हुई है। हमारे बाजारों से अमेरिका ने लिया है पूरा संकेत। जिन ट्रेडर्स को ये शिकायत है लंबे समय से, बहुत बार लोग मुझे ट्वीट करते हैं, हम क्यों डाउ देखते हैं, क्यों सुबह उठ के डाउ फ्यूचर देखते हैं। तो भाई साहब, पिछले कई समय से अमेरिका वाले भी हमें देख रहे हैं। और कल अमेरिका ने 4:45 से 5 बजे भारतीय बाजारों को देखा और उसके बाद जो मजबूती के साथ रफ्तार पकड़ी, पूछे मत। जहां खुले वहां से कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं और सीधे 425 अंकों की मजबूती के साथ दिन के हाई पर रिकॉर्ड ऊंचाई पर हुए हैं बंद। और कल दीप हम यही बात कर रहे थे कि बहुत हो गया कंसोलिडेशन, अमेरिका भी मेक और ब्रेक के लिए तैयार है। अच्छी बात है, हमारे बाजार और अमेरिका के बाजार दोनों ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। तो ये सबसे बेहतरीन संकेत है आज के लिए। फरवरी की वायदा कारोबार की आज एक्सपायरी है सीरीज की और रोल ओवर्स भरपूर होते हुए देखेंगे, क्योंकि कल काफ़ी कुछ हुए नहीं हुए तो लोगों की मर्जी से नहीं, बहुत कुछ है। आपका दुख दर्द थोड़ी देर में मैं उस पर महरम लगाने की कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ, एनएससी आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है वित्त मंत्रालय को, सेबी को। ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं, वित्त मंत्रालय के सूत्र, सेबी के सूत्र बताने की 24 घंटे के भीतर उन्हें रिपोर्ट देनी होती है। उसकी जानकारी आज दी जाएगी। कल क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, हमें पता है। ये सब की जानकारी दी जाएगी। न्यूरेका एक और नया खिलाड़ी आज बाजार में उतरने की तैयारी में, बताएंगे आपको। बिल्कुल सर। तो आईपीओ की रणनीति तो जानना चाहेंगे, एक्सपायरी का दिन है, उस लिहाज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डे रहेगा। पर सर कल के एक्शन की ही बात करते हैं। इतने कमेंट्स आए हैं, इतने लोगों ने ट्वीट किया है, रीच आउट करा है, बंद होने के बाद, एक्सटेंडेड ट्रेडिंग के बाद भी काफ़ी सारे सवाल अभी भी उठकर आ रहे हैं सर। तो हमने थोड़ा फीडबैक लिया लोगों का और बात करी एक्सपर्ट से, और कई सारे बड़े सवाल उठकर आए हैं सबके मन में, जो फिर जी बिजनेस पूछना चाह रहा है। तो आपसे मैं एक एक करके ये सारे बड़े सवाल पूछता हूं सर, और आपका व्यू भी इन पर जानते हैं। सबसे बड़ी बात तो सर यही हो रही है कि इतनी देरी से, यानी कि कल 3:20 के आसपास पता चला कि ट्रेडिंग दोबारा शुरू की जाएगी। इतनी देरी से ये जानकारी क्यों दी गई? क्योंकि ये तो मतलब ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे पर आई आपके पास खबर है। आमतौर पर ये सबको पता है, अगर हम यहाँ बैठे हैं, हमें और आपको पता है, तो 100% सेबी, एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, सबको पता है कि आमतौर पर दिन की आपकी जो भी पोजीशन होती है वो दिन की पोजीशन 3 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद ब्रोकर्स काटना शुरू करते हैं, राइट। और एक्सपायरी के एक दिन पहले जनरली सारे ब्रोकर्स ये चाहते हैं कि आपको अगर रोल ओवर करना है तो करके खत्म करें, लास्ट दिन के लिए ना छोड़ें। करेक्ट। जब ये पता है कि आपकी दिन की पोजीशन 2:30 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, 3 के बाद तो पक्का ही है, 2:30 तक फिर भी छोड़ दें, 3 के बाद तो पक्का कटनी है जी। इंटरऑपरेबिलिटी है, तब भी आप दूसरे एक्सचेंज पे शिफ्ट करेंगे इन लास्ट मोमेंट तक इंतजार करने के बाद। तो जब
आपको पता है कि 3:45 आप फिर से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, तो आपने तब इन्फॉर्मेशन दी जब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। 3:20 तक अगर आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम 3:45 पर कर रहे हैं, फिर बची किसकी पोजीशन? कट चुकी है। तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि 3:20 पर आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि 3:45 एक्सचेंज शुरू कर रहे हैं तो ये एक्सचेंज को पता नहीं था। चलिए मान लिया कि आप कितना बजे शुरू करेंगे ये नहीं पता, लेकिन ये तो इंडिकेशन दे सकते हैं कि हम एक एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेशन रखने वाले हैं जी, राइट, ताकि लोग आराम से इंतजार करें। सिर्फ इतना कह दे कि भाई आप चिंता मत करिए, आपको अपनी पोजीशन काटने का, रोल ओवर करने का पूरा मौका दिया जाएगा जी। इतना ही तो चाहिए। सही बात है कि भाई अगर मुझे अगली सीरीज में रोल ओवर करना है या अगर मुझे पोजीशन काटनी, आप चिंता मत करें, ये ट्रेडिंग सेशन एक्सटेंड होगा। अब लेकिन अगर आप ये नहीं बताएंगे तो अल्टीमेटली ब्रोकर की मजबूरी है, वो काटेगा। आप ब्रोकर को भी दोष नहीं दे सकते, उसने नियम बना रखा है कि 3 के बाद मैं पोजीशन नहीं रखूंगा। करेक्ट। और क्लाइंट है तो उसे तो कुछ पता ही नहीं, जब सिस्टम ही बंद है तो उसे क्या करना है क्या नहीं करना कुछ समझ नहीं आ रहा। सही बात है। सो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा देखिए, गलती होना, टेक्निकल ग्लिच होना, ये सब एक बात है और ये पहली और आखिरी बार नहीं, आगे भी होगा। लेकिन उसका होने के बाद आप किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से आप बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल सबसे ज्यादा नुकसान अगर ट्रेडर्स को हुआ तो सिर्फ इस वजह से, इस वजह से नहीं कि बाजार बंद था, इस वजह से हुआ कि 3 से 3:30 के बीच में जो पोजीशन कटी और उसके बाद 4:45 से 5 बजे क्या हुआ वो आपने देखा, अनएक्सपेक्टेड। हल्का मार्केट, खाली, सब खत्म। और एक और चीज बता दूं, सब रिटेल इन्वेस्टर्स लॉन्ग होते हैं आमतौर पर जी। अगर 10 रिटेल इन्वेस्टर्स तो 10 में से 9 लॉन्ग ही होते हैं और सब लॉन्ग वालों का हो गया 0। करेक्ट। और 4:45 से 5 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर, 300 पॉइंट निफ्टी, सब कल रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स ही मरे हैं जिनकी लॉन्ग पोजीशन ब्रोकर ने 3 से 3:30 में 0 कर दी। करेक्ट। नुकसान हुआ है। तो सबसे पहली चीज ये कि इतना लेट क्यों बताया सर, सवाल वही बन रहा है। और आपने जो ये 3 से 3:30 की बात करी, कल सर जब हम भी बात कर रहे तो हम देख रहे थे कि बीएसई पर जो भी ट्रेड हो रहा था 3 से 3:30 के बीच जबरदस्त उतार चढ़ाव होते हुए दिखाए कई सारे स्टॉक्स में। तो ये जो 3 से 3:30 के बीच में कल एक्शन हुआ है, क्या इस भारी उतार चढ़ाव की जांच होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए दीप, कि ऐसे कौन ब्रोकर हैं जिन्होंने जबरदस्ती बिना क्लाइंट से पूछे बात किए। आप कहने के लिए कह सकते थे कि हमने सब लिखवा रखा है, लिखवा रखा होगा आपने सब, लेकिन लिखवा रखे का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर डालें। कई सारे स्टॉक्स हैं जो 3 से 3:30 के बीच में अनाप शनाप बढ़े, अनाप शनाप गिरे, और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि ब्रोकर्स को तो सामने देख के जो भाव उस भाव में पोजीशन खत्म करना है। करेक्ट। 34% का इंट्राडे मूवमेंट, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, मैकडोनल्ड्स, किसको कहते हैं, एम्फेसिस 26% का इंट्राडे मूवमेंट, ये छोड़िए बेल जैसी वायदा कारोबार की कंपनी 18% का इंट्राडे मूवमेंट, मजाक है। इंडस टावर निफ्टी का स्टॉक है 15% इंट्राडे मूवमेंट। ये इसके जवाब कहां से मिलेंगे? आप देखिए इतने बड़े बड़े बजाज फिनसर्व 1000 रुपए का इंट्राडे मूवमेंट। तो 3 से 3:30 बजे के बीच में जो कुछ हुआ उसकी विस्तार से जांच होनी चाहिए कि किसने किया, क्यों किया और इसमें किसका नुकसान हुआ। मैं आमतौर पर लोग कहते हैं ना कि जब आप कहते हैं कि नुकसान की बात करते हैं, भरपाई की, यानी ये नापा नहीं जा सकता, भांपा नहीं जा सकता किसका कितना हुआ है। मैं दे रहा हूं आपको फॉर्मूला, 3 से 3:30 के बीच में क्या हुआ, कम से कम वो तो देखो, उसमें किसको नुकसान है। इतना आधा घंटा तो कर सकते हो, पूरा दिन नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है 3 से 3:30 के बीच में जिस तरह से लोगों की पोजीशन कटी है, जिस तरह से लोगों को नुकसान हो, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सर, जांच तो होनी और इस तरह से किस तरह से ऐसे स्टॉक्स आपके 15, 20, 25, 30% दिन में ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। ये डेफिनेटली जांच का विषय है। तो आपने ये कहा ये जो जांच का विषय है डेफिनेटली देखना चाहिए, पर सर सवाल तो यही है कि लोगों का नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? किसी को तो करनी होगी। देखिए एक सिंपल चीज़ है दीप, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं चैनल हेड हूँ, अगर समझिए मेरा चैनल ब्लैक जाता है किसी भी वजह से कि अचानक से फेल हो गया, हम दिखा नहीं पाए, अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो टेलीकॉम प्रोवाइडर था या मेरी पीसीआर टीम थी या मेरा कोई और टेक्नोलॉजी टीम थी, इसकी ये गलती हो गई, इसकी हो गई, कहीं कहीं तो हुई है, तभी चैनल ब्लैक हुआ है जी। करेक्ट। लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो मेरी है, या जिम्मेदारी तो जी बिजनेस की है जी। करेक्ट। कि भाई ये बंद हुआ है जी, किस वजह से बंद हुआ है वो सेकेंडरी है। तो मेरा ये मानना है कि ये वक्त आ गया है, अल्टीमेटली नाम एनएससी का आएगा कि जिम्मेदारी एनएससी।
एनएससी जानबूझकर तो अपना बंद नहीं करेगा जी, कोई भी नहीं करता जी। इतना बेनिफिट ऑफ डाउट हम हमेशा देते हैं। डेफिनेटली। लेकिन जिसकी वजह से हुई वो सामने आना चाहिए और अगली बार ना हो, ये कैसे इंश्योर करेंगे? और अगर कोई टेलीकॉम प्रोवाइडर ऐसे ही अपनी मर्जी से बंद कर दे तो उसके ऊपर क्या आपने एक्शन लिया? जी, और अगर उस पर एक्शन लेकर आपने उस पर कोई फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई या आपने एक केस किया और आपको करना चाहिए, जिसकी सर्विसेज खराब होने की वजह से एक्सचेंज को नुकसान हुआ, एक्सचेंज की छवि खराब हुई, वॉल्यूम नहीं हुआ, लोगों को परेशानी हुई, और वो जो पैसा आता है वो मुआवजे के तौर पर देना चाहिए। डेफिनेटली। अब वो आप कैसे करेंगे? मेरे से ज़्यादा विद्वान समझदार लोग हैं आपके एसोसिएशन से, ब्रोकर्स के, आप फॉर्मूला बनाएं किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मेरी डिमांड है कि जिन लोगों को जेन्युइनली नुकसान हुआ है उसका एक फॉर्मूला बनाएं आप कि किसके ऑर्डर्स थे, किसके नहीं थे, कौन किस भाव में बेचना चाहता था, कौन किस भाव में नहीं। से सपोज बंद होने के पहले किसी ने रखा है कि भाई मैं तो 500 पॉइंट ऊपर बजाज फिंसर बेचूंगा, उसने ऑर्डर डाल के रखा है, अगर वो भाव आके गया नहीं बिका तो उसका बनता है। करेक्ट। ऐसे तो बाकी तो मैं भी कह सकता हूं कि मैं अगर ये होता तो मैं ये कर लेता। ठीक है, आप चलिए वो छोड़ दीजिए हाइपोथेटिकल ट्रेड के, जो लोग आ जाएंगे सामने कि मेरा ट्रेड हो जाता, मैं तो उस वक्त बेच रहा। लेकिन कम से कम जिन लोगों ने ट्रेड डाल के रखे हैं उनका तो हक बनता है ना। उनका तो हक बनता है, 100% बनता है। उनका तो हक बनता है ना, तो कम से कम वहां से तो शुरुआत करो आप। तो मेरा ये मानना है कि बहुत स्ट्रांगली नुकसान की भरपाई कब कैसे होगी उसकी पूरी जवाबदारी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, होनी ही चाहिए। सर, एक आपने बात करी इंटर ऑपरेबिलिटी की, इससे आप एनएससी पर नहीं कल चल रहा है काम, आप बीएससी पर बेच पाए, पर काफी लोग हैं और हमारे पैनल में भी लोग थे जिन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो पाए। काफी लोगों को इंटर ऑपरेबिलिटी में भी कल प्रॉब्लम हुई। बिल्कुल प्रॉब्लम आई है, क्योंकि कुछ समय के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी डाउन था। एक तो बड़ी प्रॉब्लम मालूम है दीप क्या है कि हम जागते उस वक्त हैं जिस वक्त है ना जरूरत आन पड़ती है। इंटर ऑपरेबिलिटी ब्रोकर्स को ढंग से पता ही नहीं है। ब्रोकर्स को नहीं पता है तो ब्रोकर को अगर थोड़ी बहुत पता है तो उन्होंने कभी क्लाइंट्स को बताई नहीं। ये तो कल हमने इतना मुद्दा जोर से उठाया कि आप एनएससी का स्टॉक बीएससी पर बेच सकते हैं बिना मार्जिन के रिक्वायरमेंट। अब वो स्मूथली हो ही नहीं पा रहा। पहली चीज़ तो ये कि आपका ब्रोकर दोनों एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए। आमतौर पर होता है, चलिए कुछ केस में नहीं है तो एक और बड़ी समस्या, अगर आमतौर पर है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, करेक्ट, वो आमतौर पर जरूरत नहीं है। लेकिन कई सारे ब्रोकर्स करें कि अगर आपको दूसरे एक्सचेंज पे बेचना है तो मार्जिन लगेगा। अब रिटेल इन्वेस्टर कहाँ से दो एक्सचेंज का मार्जिन लाएगा भाई? करेक्ट। ये तो ब्रोकर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा और करना ही चाहिए, एक्सचेंजेस को भी करना चाहिए कुछ हद तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में। तीसरी बात, इंटर ऑपरेबिलिटी में आप क्या कर लेंगे? सिर्फ कैश के स्टॉक्स। करेक्ट। अगर आपने कैश मार्केट में, अब कैश मार्केट में पोजीशन तो 5% भी नहीं है पूरे वॉल्यूम की जी, एनएससी बीएससी दोनों मिलाकर, 95% तो आपका। क्यों नहीं हम ये सोचे कि भाई ऐसी सिचुएशन में जब एक एक्सचेंज ठप पड़ा है तो उस एक्सचेंज के निफ्टी फ्यूचर्स या बैंक निफ्टी फ्यूचर्स या कुछ इस तरह की पोजीशन, इस तरह का अरेंजमेंट हो कि इनकी भी इंटर ऑपरेबिलिटी हो। जी, होनी चाहिए कि एक दिन के लिए तो ट्रेड कर ले, जब समस्या है एक एक्सचेंज तक क्यों नहीं सोच सकते? आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, तब आपको उसके सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आप कर दीजिए एक दिन के लिए लिस्ट, तैयारी रखिए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा सिस्टम बना के रखिए कि जरूरत पड़े तो आपके निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स वहां ट्रेड हो जाएंगे और आप पोजीशन काट लीजिए। कितना आसान काम है जी। अगर आप स्टॉक्स कर सकते तो ये क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, करना चाहे तो सब हो सकता है। सोचना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सो मेरे कहने का मतलब है कि जिस वजह से इंटर ऑपरेबिलिटी लाया गया था कि अगर एक सिस्टम बंद हो तो दूसरा चले, क्लाइंट्स को नुकसान ना हो, एक्सचेंजेस ठप ना पड़े, लोगों को आराम से ट्रेड करना, वो सही मायने में लागू नहीं हुआ है। ब्रोकर से लेकर क्लाइंट्स तक सबको समझाने की जरूरत है और इस तरह का सिस्टम बनाने की जरूरत है। अब इसमें बहुत सारे इफ बट आएंगे, ये आसान काम नहीं जितना मैं बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करने का अगर आपका जज्बा है तो हो जाएगा। अगर मैं सोच रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ दीप, मेरे से पहले वाली जनरेशन, मेरे पिताजी की, मेरे दादाजी की जनरेशन में क्या होता था? इफ यू सी इट यू बिलीव इट। करेक्ट। आपने आंख से देखा क्या? जी। आपने आंख से जो देखा उसी पर भरोसा करो, सुनी सुनाई पर नहीं। करेक्ट। आज जमाना अलग है जी। इफ यू बिलीव इट यू विल सी इट। ये फर्क है। अगर आपने सोचा कि ये हो सकता तो होगा। सोचने की जरूरत है, हमारी सोच पर लगाम है, करने पर नहीं। जिस दिन सोच लिया हो जाएगा, तो ये करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल सर, और आशा है कि इस पर और एक्शन लिया जाए। पर सर, सबसे बड़ी परेशानी कल जो थी, और ट्रेडर्स का तो हम पेन फील कर सकते हैं, बट ये परेशानी हमने भी कल फील करी। ना तो सही समय पर जानकारी दी गई और सिलेक्टिव लोगों को सिलेक्टिव जानकारी दी गई, सबको एक साथ बताया नहीं गया। ऐसा क्यों सर? ये मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आता दीप कि ऐसा क्यों करना चाहते हैं एक्सचेंज। भाई 10:08 पे आपकी ट्रेडिंग बंद हुई,
तकनीकी खराबी। कम से कम आप 10:08 पे आपको, आई डोंट थिंक कि एक्सचेंजेस को ये ज़रूरत है कि जब कोई चैनल फ्लैश करे या हम उठाएं तो उन्हें पता चलेगा कि हमारा सिस्टम नहीं चल रहा। इतने सिस्टम तो होंगे एक्सचेंजेस के कि तुरंत आपके अलर्ट आ जाए कि कैश मार्केट के प्राइसेस अपडेट नहीं हो रहे। आप तुरंत एक ब्रॉडकास्ट भेज दो ब्रोकर्स को कि भाई कैश मार्केट के प्राइसेस में किसी में इसमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, हम उस पर काम कर रहे हैं। शांति होगी जी। हाँ, आज मैं अपने जो भी ट्रेडर डीलर बैठा है या जो आदमी ट्रेड कर रहा है उसको पता चल जाए। करेक्ट। वो आपको देने में 11:30 का वक्त लगा कि 11:30 पर पहला कम्युनिकेशन एनएससी से आया कि हम 11:40 पर मार्केट बंद कर रहे हैं। क्यों भाई? और मार्केट बंद करने के लिए 10 मिनट का टाइम देना सफिशिएंट है। अगर कोई एक एंजल ब्रोकिंग, कोई मोतीलाल, कोई शेर खान, कोई आईएफएल जिनके 25-50 लाख क्लाइंट है, क्या आपको लगता है कि 10 मिनट में वो सारे क्लाइंट को इन्फॉर्म भी कर देंगे और साथ ही वो स्क्वायर ऑफ करना है तो कर भी देंगे? आज ब्रोकर को आप उतना तो समय दो कि भाई हम 10 मिनट बाद सिस्टम डाउन कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दो, जिसको सौदे काटने काट ले। क्या ये 10 मिनट का टाइम सफिशिएंट है? और प्लस दूसरी बात, क्या ये सफिशिएंट है कि जब आपको पता है इतना बड़ा मुद्दा बना है, हर एक चैनल पे चल रहा है, लोग चैनल्स पर आकर देखें। अच्छा, एनएससी की ब्रॉडकास्ट लिस्ट आती तो एक आया ब्रॉडकास्ट आया, उसके ऊपर 3, 4, 5 और आ गए, कहाँ चला गया? अगर किसी ने नहीं देखा तो कम से कम आप यही जानकारी सबको एक साथ दे दें, ट्वीट कर दें। चलिए, हम नहीं कहते कि जी बिजनेस को या किसी को और को आप दें, आप एक ट्वीट कर दें तुरंत प्रभाव से, सबको पता चल जाएगा। या इमीडिएटली इंस्टेंटली सबको जानकारी देंगे तो सबके लिए आसान है। तो पहली चीज़ तो ये कि पता नहीं, क्यों नहीं बताना है, क्यों नहीं बताना, ये लॉजिक समझ में नहीं आता। चलिए मान लिया कि आपका सिस्टम डाउन हो रहा है, वो नहीं बताना है, लेकिन आप जब सिस्टम अपनी मर्जी से एफएनओ के ट्रेड भी बंद कर रहे हैं, सब कुछ कर, तब तो बताओ। आप शुरू कर रहे हैं 3:20 पे, अब प्रॉब्लम मालूम है क्या है? वापस कब शुरू होगा? हमको भी 5 ब्रोकर्स को बोला, भाई देखे तेरी यहाँ आए तो बताना भाई, हम फ्लैश करेंगे। अब हमें किसी ब्रोकर पर भरोसा, यही चीज अगर एक्सचेंज हमें बता दे तो हम ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा समय से ज्यादा नहीं तो सपोज मैंने एक्स ब्रोकर को पूछा, अरे सर मेरे यहाँ आ गया कि 3:45, भाई नहीं रुक, 2 से और पूछ लेने दे। करेक्ट। एक पे हम भी भरोसा नहीं कर सकते। यही चीज एक्सचेंज अगर इन्फॉर्मेशन दे दे, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को एक साथ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसमें नुकसान क्या है? हर आदमी अलर्ट हो जाएगा कि 3:45, लेकिन पता नहीं, इन कम्युनिकेशन नहीं करना है। आई डोंट नो यार, ये बात ही समझ में नहीं आती, नहीं बताने वाली बात क्या है इसमें? एग्जैक्टली। तो ये बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन है, नो कम्युनिकेशन है कि एक्सचेंजेस इस तरह की सिचुएशन में। और मैं फिर से कहता हूँ, सेबी को इस मामले में देखना चाहिए कि एक गाइडलाइन ये भी होनी चाहिए कब किस तरह से इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर एक्सचेंज पे, जहां भी जिस तरह से इन्फॉर्म करना, आप अपनी साइट पे डाल दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमें स्पेशल इन्विटेशन भेजिए, बताइए कि हमने ये कर दिया। आप अपनी साइट पे डाल दें, अपने ट्विटर हैंडल पर डाल दें, कहीं तो आप इन्फॉर्म करें कि ये हो रहा है, जो हर एक के काम की चीज़ है। सो आई थिंक ये सबसे बड़ा, 5 चीज़ों में अगर मुझे सबसे बड़ी दिक्कत है तो 2 चीज़ों में। पहला पॉइंट, जहाँ 3 से 3:30 के बीच में लोगों की पोजीशन बेवजह कटी। अगर पता होता कि 3:45 बजे मार्केट खुल रहा है तो कोई नहीं काटता, कोई ब्रोकर भी नहीं काटता। मैं कह देता हूँ, ब्रोकर भी नहीं काटते कि 3:45 खुल रहा है, नहीं काटेंगे। और दूसरा, नहीं बताना। कम्युनिकेशन के बिजनेस में नहीं कम्युनिकेशन करेंगे कैसे चलेगा? सर, आपने ट्विटर की इनकी बात करी, इन्फॉर्मेशन ढूंढते ढूंढते इनकी ट्विटर फॉलोइंग कल 15-16 नए यूजर्स जुड़े। पर एक बात है सर, पहली ट्वीट एनएससी से कल कितने बजे आई है? ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन है, दोपहर 12 बजे। सोचिए, उससे पहले कोई मार्केट बंद होने के बाद, मतलब 11:40 में बाजार बंद हो गया, उसके बाद है 12 बजे पहली ट्वीट है। ठीक नहीं है, बिल्कुल। सीरियसली इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। और इसलिए नहीं कि क्या हो गया, गड़े मुर्दे उखाड़ कर कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन अगली बार ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेशन हो, पैनिक कम हो, लोगों को स्थिति साफ मिले कि क्या होने जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप एग्जैक्ट टाइम बताओ कि हम, अगर आपका इरादा है कि आप ट्रेडिंग सेशन एक्सटेंड कर रहे हैं तो कम से कम यह बता दें। या आप अगर ये कहना चाहते हैं कि भाई आपको पोजीशन काटने का पूरा मौका मिलेगा, इतना ही दे दें। आप पैनिक ना करें, पोजीशन काटने का आपको मौका, इतना ही तो कहना है। इतना कह दिया तो भी लोगों को शांति है ना। आप पैनिक मत करवाइए ना, पहले से पैनिक है बंद होने का, ऊपर से पोजीशन काट। और आप ये भी तो देखिए कि किस वक्त हुआ है, एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले, मंथली एक्सपायरी। तो ये वो 2 दिन है जब सबसे ज्यादा रोल ओवर्स, जी करेक्ट। तो उस समय मुझे लगता है कि थोड़ा और बेहतर होना चाहिए। कल सर निफ्टी फ्यूचर्स जो आपने हाईलाइट किया था 15,524। अब ये देखो, मैं एक और चीज जानना चाहूँ। अब समझिए कि कल 15,524 निफ्टी फ्यूचर, अंधेरे में किसी को कुछ नहीं पड़ी है, क्यों हो गया, कैसे हो गया?
क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती एक्सचेंजेस की एक बार बताए कि हाँ भाई 15,500 चॉइस हुआ है, अगर कोई फ्री ट्रेड से हुआ है, क्या हुआ है, क्यों बता दो ना, कुछ तो पता चले। बस आप अपने हिसाब से ढूंढते रहो, छोड़ दिया है मतलब ऐसा जंगल में, आप रास्ता ढूंढो किधर से बाहर निकलना है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, कम्युनिकेशन रखिए, बता दीजिए कि ये हो रहा है, बस उससे ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ अगर पता चल जाए तो लोग शांति से आराम से अपना काम कर सकें, पैनिक में पोजीशन ना कटे। जो कल 3 से 3.5 में जो हुआ खून खराबा, भगवान न करे ऐसा कभी किसी को देखने को मिले। 20-20, 25% स्टॉक ऊपर नीचे, लोग औने पौने दामों में ब्रोकर पोजीशन फोड़ के जा रहे हैं, मजाक ही क्या। 25% कमाने में है ना, रिटेल इन्वेस्टर को 2 साल लग जाते हैं, करेक्ट, 2 घंटे में निकल जाते हैं। 25 ट्रेड करता है तो 25% मुश्किल से बनता है, करेक्ट, और एक ट्रेड में आपका 25% निकल जाए, निकल गया। किसी को तकलीफ भी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये, किसी को दर्द नहीं है, ये बदलना जरूरी है। आशा है सर इस पर एक्शन लिया जाए और जल्द जो ये मुद्दे जी बिजनेस से उठाए हैं वहाँ पर कुछ आपको एक्शन देखिए। आज सेबी चेयरमैन साहब भी बात करने वाले हैं 10:30 पौने 11 बजे, वहाँ पर भी हमारी नज़र रहेगी। पर आइए सर फिर आज का सेटअप समझते हैं, एक्सपायरी का भी दिन है, किस तरह से आप आज के संकेत पढ़ रहे हैं? अच्छा, आज भी पढ़ने के संकेत डेटा वैसे कल मुश्किल से ही आया है। हाँ, डेटा बड़े मुश्किल से आए हैं। ग्लोबल संकेत तो पॉजिटिव है ही, FIs न्यूट्रल, DIs न्यूट्रल, वायदा कारोबार न्यूट्रल, सेंटिमेंट पॉजिटिव है। हाँ पॉजिटिव है, मैं भी पॉजिटिव है, अब मैं भी वापस से पुराने माहौल में, पॉजिटिव है सेंटिमेंट, जो हो गया पॉजिटिव है सेंटिमेंट, और ट्रेंड न्यूट्रल है। ट्रेंड न्यूट्रल एक क्लोजिंग अच्छी आज और चाहिए, उसके बाद ट्रेंड वापस से रिज्यूम हम पॉजिटिव साइड पर करेंगे। अगर मुझे 37,100 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती तो एक्सीलेंट, बैंक निफ्टी पर, निफ्टी पर 15,115 के ऊपर की मिल जाती तो एक्सीलेंट, नहीं मिले तब भी आज एक हरे निशान में और बंद कर दो, भले आप 1 पॉइंट से करो तो मैं ट्रेंड पॉजिटिव कल ही कर दूंगा सर। एक छोटा ऑलमोस्ट पॉजिटिव। जी जी, कल अगर ये नहीं हुआ होता जो एक्शन हुआ कल, अगर नॉर्मल रेगुलर ट्रेडिंग डे होता तो क्या ये लेवल्स होते बाजार में? नहीं, इतने नहीं होते ना। पहले तेजी वाले मरे, बाद में मंदी वाले मरे। और इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं इसलिए कई बार किसी के दुख से हमें खुश नहीं होना जी, कब किसका नंबर लग जाए भरोसा नहीं। तो अगर सुबह तेजी करने वाले खुश हो रहे तो शाम को मंदी करने वाले खुश हो रहे, सुबह मंदी करने वाले दुखी थे तो शाम को तेजी कर, तो सबके सुख दुख में बराबर साथ दो। ये मार्केट है, मार्केट इज ग्रेट लेवलर, सही बात। सबको बराबर नज़र से देखता है, चाहे बड़े से बड़े दिग्गज वॉरेन बफेट साहब हो, वो भी गलत हो सकता है, छोटा से छोटा ट्रेडर हो, वो भी सही हो सकता है अपने दिन में जी। तो इसलिए मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड। तो ये कल जो हुआ, नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन होता तो कोई सवाल ही नहीं कि बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट बढ़ जाता है या निफ्टी के, नहीं, सवाल ही नहीं होता ना। बिल्कुल सर, ठीक है। आज के लिए क्या लेवल है? 14,900, 14,975 दिन का मजबूत सपोर्ट जोन है, इसके नीचे जाने पर जाएगा नहीं, ये रेंज भी आ जाए तो बड़ी बात है, लेकिन 14,800, 14,850 ये आपके लिए नीचे मजबूत स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। बैंक निफ्टी ऊपर की रेंज 15,075, 15,115, 15,065 से होता है, 15,065, 75 जो भी रख ले, 115 ये ऊपरी रेंज है, इसके पार निकलेंगे तो 15,165, 15,200 फाइनल टारगेट आज के लिए। बैंक निफ्टी 36,000, 36,100 अब मजबूत सपोर्ट के तौर पर आज काम करेगा। इसके नीचे 35,700, 35,900 एक मजबूत स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आ रहा है, जहां पर आपको डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी में ऊपर 36,750, 36,900 की रेंज है, जहां हल्की रुकावट है, पार होने पर 37,100, 37,300 वो रेंज है जहां 100% प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और अगर आप में दम है तो शॉर्ट भी कीजिए, शॉर्ट भी कीजिए। 37,100, 37,300, 37,300 के आसपास अब तक का लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग आपको मिला है, तो वहाँ पर एक बार आप चाहें शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ये दिन की रेंज दे दूँ जी सर, 14,900, 15,075 दिन की छोटी रेंज, 14,850, 15,115 दिन की मीडियम रेंज, 14,800 से 15,165 दिन की बड़ी रेंज है। बैंक निफ्टी 36,100, 36,900 ये दिन की छोटी रेंज है, 35,900, 37,100 ये दिन की बड़ी रेंज है। तो बेसिकली 1,000-1,200 पॉइंट की रेंज है, 36,000 से 37,000 रेंज निकल कर आ रही, 100 पॉइंट दोनों तरफ गिन लीजिए, ये रेंज है ब्रॉडली आपको आज इसे ट्रेड करना है। फिर भी बीइंग ऑन एक्सपायरी डे 35,700, 37,300, 300 पॉइंट ये और 200 पॉइंट और ये इस तरफ की ये रेंज आपके लिए क्लियर कट निकल कर आती है दिन के लिहाज से। क्लियर है सर। FIs और PCR क्या बता रहे हैं सर आज के संकेत के लिए? FIs वही 1% बढ़कर है, वो 60% के नीचे जाते नहीं लोंग पे, और बहुत ज़्यादा खरीदने के मूड में है नहीं। पुट कॉल रेशो 1.6 से 1.36 आया है, थोड़ा बढ़कर यहाँ पर, और विक्स
4% नीचे आया है 24-16 पर। सर विक्स नीचे आए हैं ऐसे सेशन में? पता नहीं, भगवान जाने कहाँ से आया है, क्या है ऐसा हाल है। एग्जिस्टिंग पोजीशन 14,900 या वैसे स्टॉप लॉस थोड़ा दूर होता है, लेकिन मैंने जानबूझ के छोटा रखा है। 14,900 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर रख लीजिए। बैंक निफ्टी का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर 36,000 का रखिए, ये आपके लिए स्टॉप लॉस हो गया। शॉर्ट है तो इंट्राडे का स्टॉप लॉस 15,075 का रखिए, क्लोजिंग बेसिस 15,125 का रख लीजिए। अब 15,125 के पार बंद होते हैं तो फिर नए हाइस की तरफ बाजार जाएगा, 15,431 भी पार कर लेगा, चिंता की बात नहीं। फिर करेक्शन पूरा होकर और मजबूती से आगे बढ़ेगा। अदरवाइज आपके लिए 700 पॉइंट की रेंज बहुत क्लियर कट है निफ्टी पर, नीचे 14,700, ऊपर 15,300। ये रेंज को निफ्टी ट्रेड करना चाहता है, 600 पॉइंट की, माफ़ कीजिएगा। तो इस रेंज को ट्रेड करने की तैयारी में, तो इस रेंज के हाई रेंज पर आपको बेचना भी है। तो ये आपके लिए लॉन्ग पोजीशन पर हो गया। शॉर्ट पोजीशन पर 36,600 एक स्टॉप लॉस होगा आपका बैंक निफ्टी पर। इंट्राडे भी और क्लोजिंग दोनों में 36,600 रखिए थी। 36,600, ठीक है सर। नई पोजीशंस खरीदे निफ्टी 14,900 के स्टॉप लॉस के साथ 15,075, 15,115, 15,165, 200 और 15,240, ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 15,165, 15,200 की रेंज में शॉर्ट करें। कुछ एग्रेसिव ट्रेडर 15,115 पर भी सोच सकते हैं। 15,075 पहला टारगेट है, लेकिन वहाँ पर शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की होगा। मेरे ख्याल से 15,115 के बाद से आप शॉर्ट करने के बारे में सोचें। अगर मल्टीपल लॉट्स कर सकते हैं तो 15,115, 15,165, 15,200 ये सारे लेवल्स पे शॉर्ट करनी चाहिए, 15,250 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे का टारगेट 15,115, 15,075, 15,025 और 14,980, ये सारे टारगेट्स के लिए करनी चाहिए आपको शॉर्ट निफ्टी में दी। क्लियर है सर। तो ये तो रहा आपको जहाँ तक नई पोजीशंस बनाने का सवाल है, पर ढेरों एक्शन आज और फिर से आपको ट्रेड में आते हुए देख सकते नहीं, बैंक निफ्टी भी बाकी है। बैंक निफ्टी बाकी है सर। हाँ, बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है 36,000 के स्टॉप लॉस के साथ। जी 36 माफ कीजिएगा 36,575, 36,750, 36,900, 37,000, 37,100 और 37,300, ये सारे लेवल से लेवल्स बहुत क्रिस्टल क्लियर, एकदम फर्स्ट क्लास लेवल निकले दीप। भले ही डेटा नहीं निकले हो, लेकिन लेवल अच्छे निकले हैं। हाँ, तो क्यों, उसकी वजह यह है कि जो वक्त बिताया ना निफ्टी ने 600-700 पॉइंट की रेंज में और बैंक निफ्टी ने, उससे लेवल एकदम क्लियर कट निकल कर आ रहे हैं। ओके, तो और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब शॉर्ट कहाँ से करना वही सोचने वाली बात है। 37,000, 37,300 रेंज ज़्यादा सेफ है दीप, वहाँ मिलता है निफ्टी, तो शॉर्ट कीजिए। 37,350, 450, 100 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 37,000 पर एक बेचिए, 37,100 पर दूसरा, 37,300 पर तीसरा, और एक ही बेचना है तो 37,100 पे बेचिए, दो बेचना है तो 37,000 और 37,300 पे बेचिए। आप उस हिसाब से देख लीजिए आपको कितना बेचना है। 37,400 स्टॉप लॉस होगा, 36,900, 36,775, 36,600, 36,500 और 36,375, इतने टारगेट आपके बनकर आते हैं बैंक निफ्टी पर, अगर आप करते हैं बिग वाली। ओके, तो ये है आपके लिए क्लियर पोजीशंस का सवाल जहाँ तक बाजार के एक्शन की बात है। सर वायदा कारोबार के बैन में हम कंफर्म करके बताएंगे सर, बट पता ये चल रहा है कि शायद पीएनबी और सेल ऐड हुए हैं, मतलब बैन में। ये मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। पीएनबी और सेल बैन में है, ये पता चल रहा है अभी। देवांशी जस्ट कंफर्म करके हमें बताएगी। जो बैन की लिस्ट आई नहीं है, बैन की लिस्ट आई नहीं है, लिस्ट नहीं आई है। इनफैक्ट डेटा बहुत लेट आया, कल तो मेरे ख्याल से 2:30-3 बजे, कितना बजे देवांशी, कितना बजे आपने डेटा भेजा? सर 2 बजे आए थे, ऑलमोस्ट 2 बजे डेटा है, 2 बजे आए थे रात के। अब आप सोचिए 12 बजे के बाद। हाँ 12 बजे तक तो मैं आप ही से पूछ ही रहा था कि मॉर्निंग क्यूज कब आएंगे कब आएंगे। Yes, sir. आप सोचिए हमारी टीम कल जो ये सब सुबह 5:30-6 बजे हमारे ऑफिस में होते हैं, कल तो 5 बजे तक सब थे। उसके बाद आधा घंटे मैंने मीटिंग और ले ली कि भाई कल की प्लानिंग क्या करनी है, इतना सब कुछ हुआ है तो डेटा निकालो, सारी आपके सामने जो रिसर्च आई कि स्टॉक्स कितने बड़े ऊपर नीचे मूव हैं, लोगों की क्या समस्या है, सारे ट्विटर से जो आ रहे हैं उनको डिटेल ला के दो, इतना काम कराएं। 6 बजे ये लोग निकले हैं, मुंबई में 2 घंटा 2.5 घंटा तो मामूली बात है। उसके बाद 2-2:30 बजे तक काम कर रहे हैं, सुबह वापस 5:30 बजे। ये हमारी टीम का कमाल, और स्पेशली देवांशी ने तो बहुत लेट तक, जब हालांकि पूरे नहीं निकाल पाया क्योंकि आपके पास नहीं थे। निकले, बिल्कुल हाँ। सुबह भी भागते भागते कि जल्दी समय से आपको डेटा दे। ठीक है, ये तो खैर हम एक्सपेक्टेड ही था मैं कि ये डेटा तो नहीं मिलेंगे, तो चलिए सुबह तक मिले। जो भी डेटा मिले मैं रख दूँ। जो FIs के डेटा है, 28,740 करोड़ की खरीदारी दिख रही। तो बॉश का जो इंटर प्रोमोटर ट्रांसफर हुआ है उसमें 30,000 करोड़ की, तो नेट आप ये समझिए कि 260 करोड़ की बिकवाली है FIs की। FIs ने कल खरीदा नहीं है।
स्टॉक्स में 260 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर में 320 की, यानी कि लगभग 500 करोड़ के आसपास की बिकवाली स्टॉक्स में है। सामने 443 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। तो एफआईज के डेटा बहुत कम, बहुत छोटे हैं, पहली बात। तो कल का जो भी एक्शन हुआ उसमें एफआईज का कोई कंट्रीब्यूशन, कोई योगदान नहीं है। ये ध्यान में रखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि एफआईज ने कल कुछ नहीं किया है, जो किया है किसने किया है पता नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जांच तो होनी चाहिए। 3 से 3.5 के बीच में खाली होने के बाद एफआईज अगर एक्शन नहीं करे तो कर कौन रहा है भाई? ये इतना 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी खींच जाए, 250-300 पॉइंट निफ्टी खींच जाए, तो किया किसने है वो तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये डेटा में तो दिख नहीं रहा। अच्छा, घरेलू फंड ने भी कोई ऐसा बड़ा तीर नहीं मारा है, 230 करोड़ की खाली खरीदारी छोटी है, तो अल्टीमेटली कोई तो गेम कर गया जी, है ना? वो तो पता होना चाहिए कि कौन कर गया भाई ऐसा, कि सबको खाली करवा के खींच दो और ऐसा भागा कि मतलब किसी को हम खुद ऐसे देख रहे हैं आंखें खोल खोल के, अरे ये क्या हो रहा है, मतलब गजब है। मतलब तो डेटा में तो कहीं कुछ ऐसा नहीं कि बड़ा एक्शन बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े ट्रेडर्स, फंड्स की तरफ से हुआ, ये आपके लिए। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा। 15,000 मेक और ब्रेक लेवल है। क्यों? 15,000 के पुट पे 22 लाख शेयर है और 15,000 के कॉल्स पर 35 लाख शेयर। आज अब जब आप 15,000 के ऊपर खुलेंगे तो जो कॉल राइटर्स हैं 15,000 के लेवल पर आज एक्सपायरी होनी है, इनकी तरफ से शॉर्ट कवरिंग आएगी और ये शॉर्ट कवरिंग 15,065 15,075 के पहले लेवल पर ले जाएगी। वहां पर देखेंगे ताकत कितनी है। उसके बाद 15,115 का लेवल, नीचे की तरफ 14,900 हल्का सपोर्ट का लेवल है। तो आपके लिए एक ही लेवल पर नजर रखनी है वायदा कारोबार में, मेक और ब्रेक 15,000 का, 14,975 15,000 दीप आज का पहला सपोर्ट लेवल है। 14,975 15,000 क्लियर है सर। ठीक है, ये पहला सपोर्ट 14,975 14,975 वहीं पर तो है, वहां बंद हुए वही, एग्जैक्टली वही, हाँ जहां बंद हुए वही, तो वही सपोर्ट पे बंद वही सपोर्ट है। 14,975 15,000 ये पहला सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे ही आपको कमजोरी का एहसास फिर से होगा। तो गैप से खुलने के बाद 14,975 15,000 आपका पहला सपोर्ट क्लियर है सर। ठीक है। बैंक निफ्टी सेम जैसे 15,000 मेक और ब्रेक है, 36,500 मेक और ब्रेक है, क्योंकि 36,500 के कॉल पर 8 लाख शेयर हैं और 36,500 के ऊपर टिककर आप ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ये कॉल राइटर्स थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करेंगे, तब आप 37,000 के आसपास पहुंचेंगे। तो 36,900 37,100 ये 200 पॉइंट की रेंज रुकावट का है। असली तेजी, बड़ी तेजी 37,100 के पार निकलकर टिकने पर बैंक निफ्टी में और बनेगी। अदरवाइज आपके लिए फिर रेंज हो जाएगी 36,500 37,000, 100 पॉइंट दोनों तरफ गिन लीजिए, 36,400 37,100, ये रेंज को आपको ट्रेड करना है। क्लियर कट, बहुत क्रिस्टल क्लियर, साफ सुथरे लेवल से। अंडरस्टूड। तो चलो ये एक अच्छी बात है, एक्सपायरी के दिन क्लियर लेवल्स आपके सामने आ रहे हैं। नई लिस्टिंग सर आज है ना? आज है। ओ ओके, न्यूरेका तो 400 का इशू प्राइस, 400 रुपये का इशू था। हमने राय ये दी थी भाई कि आप छोटे लिस्टिंग गेन जी के लिए पैसा लगाइए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, तो छोटे लिस्टिंग गेन हो जाएंगे। 400 रुपये का इशू है तो 550 रुपये के आसपास लिस्टिंग होने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। 15-20 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। 550 के आसपास लिस्टिंग हो। सिंपल फॉर्मूला रखिए, 500 रुपये का स्टॉप लॉस, ताकि आपके लिस्टिंग पर 100 रुपये 20% करीबन 30% के आसपास के ऊपर की लिस्टिंग होती है, विच इज़ गुड, और 20% के आसपास का आपको गेन प्रोटेक्ट करना है। और उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। अगर 550 से और बढ़ता है, समझिए 600 हो जाए, तो आप 25-30 रुपये नीचे, 30 रुपये नीचे आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। जो भी भाव बन जाए, 600 आ गया तो आपका स्टॉप लॉस 570 हो जाए, 625 हो गया तो 595 हो जाए। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले और होल्ड करें। जो बिजनेस है इनका, आज के ज़माने का बिजनेस है, इंटरेस्टिंग है। हो सकता है लिस्टिंग के बाद और खरीदारी आती दिखे। अगर आपको उसका फ़ायदा उठाना है तो आपको ट्रेल करते रहना है स्टॉप लॉस को। सिंपल यही क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर कट है। तो मेरा ये समझना है कि, और वैसे भी कल ये खबर भी आई है, मेडिकल डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स, इनके लिए PLI स्कीम भी आई है। हालांकि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, लेकिन अगर अच्छा आप जॉब वर्क कर रहे हैं या लोगों से खरीद कर बेचें अपनी ब्रांड, तो आप सोच लो। PLI स्कीम तो आप जैसे लोगों के लिए ही आई जो ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग में जाए और हिंदुस्तान में ये सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ाए। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी स्पेस में है जहाँ पर न्यूरेका के लिए। तो लिस्टिंग के बाद भी थोड़ा और ऊपर जा सकता है। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले फिलहाल 500 का, बाद में जैसे जैसे बढ़े वैसे वैसे स्टॉप लॉस को ऊपर लेते चले। और आज मैनेजमेंट भी जुड़ेगा हाँ, मैनेजमेंट जुड़ेगा, हम और विस्तार, और सबसे पहले जी बिजनेस पर वो होंगे और बात करेंगे। हम मैनेजमेंट से समझेंगे कंपनी की आगे क्या योजना है। बिल्कुल सर। तो 10:30 पर बिल्कुल, तो नजर रखिए, न्यूरेका लिस्टिंग होगी और अनिल सिंघवी की सलाह है अच्छी लिस्टिंग होगी, ठीक ठाक गेन्स होंगी, उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें, 500 का स्टॉप लॉस लगा दें लिस्टिंग के बाद। आइए और कौन से खबर हैं जो आज खबरें हैं जहां पर आप स्टॉक्स पर एक्शन आते हुए देखेंगे, वो जान लेते हैं। वरुण, देवांशी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार है। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ा ट्रिगर तो आज एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, उससे बड़ा कोई ट्रिगर नहीं है। इसके अलावा
नतीजे आएंगे कुछ कैश के काउंटर्स में, जिसमें वेसुवियस इंडिया है, रेन इंडस्ट्रीज़ है, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। सेबी के चेयरमैन जो है अजय त्यागी, वो 10:40 से 11 के बीच में बात करने वाले हैं, तो वो एक इवेंट है सेबी का जिस पे आपको नज़र रखनी है। 11 बजे आरबीआई गवर्नर का कीनोट एड्रेस है, तो वहाँ पे नज़र रखिए। 11:30 बजे एफएम जो है वो कॉर्पोरेट्स और बिजनेस लीडर्स के साथ इंटरेक्शन करने वाली है, तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे बायबैक, जिसमें कि गेल है जिसका 150 रुपये प्रति शेयर का बायबैक जो है आज से शुरू होने वाला है। 1046 करोड़ के आसपास जो है जुटाने वाली है कंपनी। नैल्को में 750 करोड़ जुटाने वाली है बायबैक से। 57.5 रुपीज़ का बायबैक का प्राइस है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस एफसीसीबी के जरिए सिक्योरिटी इश्यूएंस करने वाली है कंपनी, जिसके ऊपर बोर्ड जो है वो बैठक करने वाला है। अमारा राजा 5 रुपये प्रति शेयर का आज इंटरिम डिविडेंड की एक्स डेट है, तो अमारा राजा में आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। हेरनबा इंडस्ट्रीज़ जो आईपीओ चल रहा है उसका आज आखिरी दिन है। अभी तक करीब 2.74 टाइम्स जो है सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल का करीब 4.5 गुना सब्सक्रिप्शन आया है। 16 शेयर्स है जो कल से एफएनओ में शामिल हो जाएंगे। उसमें एलेम्बिक फार्मा, सिटी यूनियन बैंक, ग्रैन्यूल्स, गुजरात गैस, लंबी लिस्ट है, तो ये सभी 16 के 16 स्टॉक्स जो है उन पे आज आपकी नज़र होनी चाहिए। हुतमा की पीपीएल, इस कंपनी ने नतीजे दिए, नतीजे काफ़ी कमज़ोर है। मार्जिन 9.7% से गिर के 6.4%, मुनाफा जो है 92% गिरा है। हालांकि कंपनी ने डिविडेंड दिया है 3 रुपये प्रति शेयर का। मैक्स लाइफ और एक्सिस बैंक, यहाँ पे इनकी जो डील थी उसको IRDAI के द्वारा फॉर्मल अप्रूवल जो है वो मिल गया। मैक्स एंटिटीज़ जो है एक्सिस एंटिटीज़ जो है वो मैक्स लाइफ में 12% हिस्सा खरीदेंगे। भारतीय एयरटेल कंपनी ने फॉरेन बॉन्ड्स के जरिए करीब 9,300 करोड़ जुटाने के लिए यहाँ पे पूंजी जुटाई है इस कंपनी ने। कैडिला हेल्थ, इस कंपनी ने एक अधिग्रहण किया है, यूएस की कंपनी है, उसका अधिग्रहण किया है। बच्चों की रेयर बीमारी के लिए डेवलपमेंट एंड एसेट परचेस एग्रीमेंट जो है इस कंपनी ने साइन किया है, जिसके तहत ये करीब 150 करोड़ के आसपास की इस डील की वैल्यू है। जस्ट डायल, यहाँ पे इस कंपनी ने B2B प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। JD मार्ट नाम से इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। होलसेल ट्रेडिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है वो एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म रहने वाला है, तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। और शीला फोम, इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा 18 तारीख को इनफैक्ट ये न्यूज़ आई थी कि वेस्ट बंगाल पोल्यूशन बोर्ड जो है उन्होंने इनके एक प्लांट को बंद करने का आदेश दिया था। दरअसल अब खबर ये आ रही है कि कैलकाटा हाई कोर्ट ने इसका जो ऑर्डर है उसको खारिज कर दिया है, तो ये शीला फोम के लिए एक राहत की बात है। ओके, तो शीला फोम के लिए राहत है। और फाइनली जेडी मार्ट लॉन्च हो गया जस्ट डायल की तरफ से, जिसका मार्केट को लंबे समय से इंतजार था। कई सारे और स्टॉक्स हैं खबरों के दम पर एक्शन में। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से हैं ये स्टॉक्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो एम्फेसिस, इस पर नज़र रखिए क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि ब्लैकस्टोन इसमें जो मेजॉरिटी हिस्सेदारी है वो बेचने की योजना कर रही है। करीब 56% हिस्सेदारी है। और अब ये अपडेट आता हुआ दिख रहा है कि कार्याल ये जो पूंजी जुटा रही थी इसमें बिड करने के लिए ये सोल बिडर है, यानी कि एक ही बिडर था जिसने बोली लगाई थी, तो इस पर नज़र रखनी होगी। और अगर ये 56% हिस्सेदारी खरीद लेते हैं तो ओपन ऑफर भी ट्रिगर होता हुआ दिखेगा एम्फेसिस में, इस पर नज़र रखें। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग कंपनी को NTPC द्वारा लोएस्ट बिडर घोषित कर दिया गया है। कंपनी ने करीब 95 करोड़ की बड़ी बोली लगाई थी, तो इस पर नजर रखें। MEP इंफ्रा NHAI से कंपनी को करीब 63 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। और अब बल्क डील्स पर नजर करते हैं, जहां पे ISAB इंडिया SBI म्यूचुअल फंड ने करीब 2.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं, एक और फंड ने ये शेयर्स बेचे हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स BC इंडिया इन्वेस्टमेंट्स ने करीब 50 लाख शेयर्स बेचे, यानी कि 1.19% इक्विटी 40 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। और इनसाइडर ट्रेड्स पर नजर रखें, जहां पे FL इंडिया प्रमोटर्स ने 24 फरवरी को करीब 1.2% हिस्सेदारी बेची है। मंगलम सीमेंट प्रमोटर ने 23 फरवरी को करीब 0.8% शेयर्स खरीदे हैं। और साथ ही दीपक फर्टिलाइजर पर भी नजर रखनी होगी। प्रमोटर ने 23 फरवरी को करीब 0.11% हिस्सा खरीदा है। स्पाइस जेट पर भी आप फोकस कीजिए, जहां पे प्रमोटर कल्पना सिंह ने 1 लाख शेयर्स बेचे हैं फरवरी 18 को। और आरती इंडस्ट्रीज प्रमोटर ने एक बार फिर 20,000 शेयर्स बेचे हैं 23 फरवरी को। और साथ ही अदानी ग्रीन एनर्जी प्रमोटर हारमोनिया ट्रेड ने 20 लाख शेयर्स अक्वायर किए हैं, तो इस पर भी आपको नजर रखनी होगी। और अदानी ग्रीन और आरती इंडस्ट्रीज हम देख रहे हैं लगातार फंड एक्शन होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर हैं कुछ और खबरों वाले शेयर्स और प्रमोटर और फंड एक्शन भी आपके लिए। ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं आज, आइए जानते हैं FIR में।
गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की कौन सी रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले मैक्स फाइनेंशियल्स यहाँ पर नजर रखनी है। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने जो है एक्सिस और मैक्स लाइफ के बीच में जो डील हो रही थी उसे मंजूरी दी थी, जिसके बाद देखिए ब्रोकरेज हाउस की अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। सीएलए से खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य दिया 1225 रुपये का। 853 जो है कल की क्लोजिंग है। जेफरीज ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, होल्ड की रेटिंग को बदलकर अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य देखिए 830 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया। नोमेरा भी स्टॉक पर पॉजिटिव है, लक्ष्य 875 से बढ़ाकर 1050 कर दिया है। इसके अलावा एक्सिस बैंक यहाँ पर भी नजर रखिएगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1000 रुपये का लक्ष्य दिया, 750 कल की क्लोजिंग है। मल्टीप्लेक्सेस पर जो है एचएसबीसी की रिपोर्ट्स आई हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है कि देश में कोरोना वायरस के मामले जो बढ़ रहे हैं, दूसरी लहर देखने को मिल रही है, लेकिन जो वैक्सीन रोल आउट है इसको लेकर ये थोड़े से बुलिश नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अभी भी इन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। पीवीआर और आइनॉक्स लीजर पर, पीवीआर पर करीब 1800 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दे, करीब 1400 रुपये के आसपास की कल की क्लोजिंग है। आइनॉक्स लीजर पर इन्होंने 410 का लक्ष्य दिया है, 311 कल की क्लोजिंग है। भारतीय एयरटेल लगातार पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती है स्टॉक के ऊपर। मॉर्गन स्टैनली की आज रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 760 रुपए के लक्ष्य लिए 553 जो है कल की क्लोजिंग है। कल खबर बाजार के दौरान ये आई थी, कंपनी ने जो है एड बिजनेस में एंट्री की और करीब 100 से ज्यादा क्लाइंट है इनके पास, जिसको चलते मान रहे हैं कि आगे जाकर बढ़िया आय में ग्रोथ देखने को मिलेगी। भारतीय एयरटेल पर सुपर बुलिश है मॉर्गन स्टैनली। और फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है एचयूएल पर, सीएलएससी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 2925 रुपए के लक्ष्य लिए 2180 कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि आगे जाकर जो है ऑपरेशनली कंपनी और इंप्रूव करेगी और मार्जिन में बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। ओके जी, आपने कहा फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट, इसका मतलब क्या? अनिल जी जाऊंगा, थोड़ी और रिपोर्ट ढूंढूंगा, कुछ आएंगी तो फिर 9 बजे फिर अच्छा, और आने की संभावना है? संभावना थोड़ी सी है, कम है रिपोर्ट आज। चलिए, आज रिपोर्ट कम है, कल लोगों का इंटरेस्ट नहीं था काम करने में। हमारे भी कुछ कितने लिंक हुए, मुश्किल से 2-3 लिंक हुए होंगे, सब एंजॉय कर रहे थे लाइफ। जिनके ट्रेड फंसे हुए वो वैसे दुखी, जिनके नहीं फंसे वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सबसे खुश थे। हमारे हिंदुस्तान में 2 लोग लड़ रहे हों तो 50 इकट्ठे हो जाते हैं, भले उनका दूर दूर तक कोई लेन, दोनों को नहीं जानते होंगे क्यों लड़ रहे, क्या कौन है। अरे भाई, जब तुम्हें पता ही नहीं कौन है, क्यों लड़ रहे, तो खड़े क्यों हो? करेक्ट। लेकिन देखने का जो आनंद है वो थोड़ी छोड़ा मजा तो उसी में आता है। हाँ हाँ, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। आइए बढ़ते आगे और पिक ऑफ द डे का वक्त है। बिगुल के साथ करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स का स्वागत। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, पहले तो आपने बिल्कुल सही बोला, 2 लोग लड़ रहे हो तो 50 लोग खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल अनिल जी, सड़क पर यही देखने को मिलता है। टक्कर हो जाए अनिल जी 2 गाड़ियों की तो क्या होता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक जैम नहीं होता अनिल जी, जैम होता है, हर आदमी गाड़ी को धीरे करके वहां से निकलता है और वो जैम लगाता है। तो ये अनिल जी बड़ी दुविधा है, मतलब कि साइकोलॉजी की, मतलब कि हम तो ट्रेडर्स हैं अनिल जी, तो बड़ी दिक्कत होती है। ट्रैफिक जैम एक्सीडेंट की वजह से नहीं होता है, देखने वालों की वजह से हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। बताएं सर, आज का पिक ऑफ द डे। अनिल जी, आज का मेरा पिक ऑफ द डे है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो बिल्कुल भी मार्केट की करेक्शन में करेक्ट नहीं कर रहा है। बैंकिंग में एज ऑफ नाउ सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दिखा रहा है। 61.40, 61 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस है। 70 रुपए के टारगेट के लिए, 70 रुपीज के टारगेट के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर खरीदारी की राय है। 60 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 70 रुपए के टारगेट के लिए। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज मैं एक की जगह 2 शेयर्स पर खरीदारी की राय देना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो अनिल जी तो। क्योंकि क्या कल मन नहीं भरा, कल दिन भर दे नहीं पाए, उसके भरपाई करना चाहते हैं कि कल पूरा दिन मेरा खराब हो गया 4-5 घंटे, तो आज पूरा दे दो सर, जितनी मर्जी दो, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। अनिल जी, मैं तो ये सोच रहा था अनिल जी, मैं तो ये सोच रहा था इनमें से कोई दूसरा कोई एनालिस्ट एक शेयर ले ले तो मैं एक ही दे दूं, लेकिन अनिल जी अब किसी ने लिया नहीं है तो मैं दोनों शेयर देता हूं। अनिल जी, सबसे पहले तो मुझे अपोलो टायर बड़ा पसंद आ रहा है। अपोलो टायर में एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कल के ट्रेड में आता हुआ देखा मैंने, तो मुझे लगता है कि अपोलो टायर 250-255 रुपए के लेवल्स दिखाएगा। बाय करके चलें। यहां पर स्टॉप लॉस जो है 232 रुपए 50 पैसे पर 232 हाफ पर स्टॉप लॉस रखें और पहला टारगेट ही 250 का होगा, तो 250 रुपए तक मुझे लगता है कि अपोलो टायर्स को जाना चाहिए। और दूसरा काउंटर है अनिल जी टाटा पावर। टाटा पावर में भी हमने एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट कल आते हुए ट्रेड में देखा और ये स्टॉक भी 93 रुपए 50 पैसे की रेजिस्टेंस को पार करके उसके ऊपर क्लोज देने में सफल हुआ कल, तो बाय करके चलें। यहां पर स्टॉप लॉस रखें 93 रुपए 25 पैसे पर और मुझे लगता है कि 96 तक के लेवल्स आपको टाटा पावर में आते हुए दिखेंगे, तो 2 खरीदारी की राय। ओके,
टाटा पावर और साथ ही अपोलो टायर। आपने कहा किसी ने दिया नहीं, किसी ने नहीं। आज मैंने जल्दी आपसे पहले पूछा, नहीं तो आखिर में पूछता हूं, लेकिन मैंने आज पूछा, हो सकता है किसी और का आपके साथ मैच हो जाए। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका स्टॉक। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा स्टॉक वही है जो मैंने कल किया था, पैटर्न बहुत ज्यादा क्लियर है और ये जो मैंने टारगेट दिया ये तो सिर्फ आज का है, लेकिन इसमें बड़ी मूव की शुरुआत मुझे लग रही है अगले कुछ हफ्तों में। कोल इंडिया वो स्टॉक है 144 का क्लोज है, मेरा 3 रुपए का रिस्क होगा 141 का, और मुझे लगता है 6 रुपए आज के दिन में 1:2 का ट्रेड सेटअप है। पोजिशनली मेरा 175 का टारगेट है जो मुझे लगता है 1-1.5-2 महीने में आना चाहिए। ओके तो ये है आपके लिए कोल इंडिया। वागले साहब की तरफ से खरीदारी करके चलें, कल बढ़िया मूव में था। आइए सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे सर। गुड मॉर्निंग दीपांशु। दीपांशु पिक ऑफ द डे के तौर पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मारुति को सिलेक्ट करें। मारुति पिछले 7 से 10 दिनों में कंटिन्यूसली ऊपरी लेवल से गिरावट दिखाया है, लेकिन अब स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स है। तो मारुति के अंदर नीचे में 6800 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। जब तक ये लेवल्स नीचे में मारुति में ब्रेक नहीं होंगे तब तक अब कुछ घबराने वाला बात नहीं है। जो करेक्शन आना था मेरे को लगता है आ चुका है, और अब यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव मारुति में आज और आने वाले दिनों में देखने को मिलना चाहिए। तो मारुति में यहाँ पे खरीदारी करें। ऊपर में 7100 का पहला टारगेट होगा जो कि शॉर्ट टर्म का होगा। 7100 के लेवल निकलने के बाद 7300 से 7400 तक के लेवल मारुति सुजुकी के अंदर देखने को मिलने चाहिए। 6800 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 7100 से 7400 के टारगेट्स के लिए। ओके तो मारुति पर रखे नज़र। और सर जो हम सुबह बात कर रहे थे कि वॉलेटाइल मूवमेंट हुआ था कई सारे स्टॉक्स में, उसमें मारुति भी कल की लिस्ट में शामिल है। इंट्राडे में 750 रुपये का स्विंग आपने मारुति में होते हुए देखा था। लो लगा था 6300 का और हाई था 7035 का, तो 750 रुपये का स्विंग आपने स्टॉक में देखा था। लगभग 12% का स्विंग मारुति जैसे कल दिग्गज शेयर में भी होते हुए देखा। तो यहाँ पर भी बहुत ही परेशानी हुई थी ट्रेडर्स को जहाँ तक स्टॉक का सवाल है। आइए किरण जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किरण जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। दीप वेरी गुड मॉर्निंग। अनिल जी मॉर्निंग। जो बाय करना है वो सीमेंस है। सीमेंस ने एक अच्छा कंसोलिडेशन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1885 का, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 1960 1965 के टारगेट्स आज कल में देखने को मिल जाने चाहिए। ओके तो सीमेंस पर करें खरीदारी। पिछले 2-3 दिनों से बढ़िया एक्शन में है ये काउंटर, और कल भी 2% ऊपर ही बंद हुआ है। पालवे साहब गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरी पिक ऑफ द डे रहेगी टाटा केमिकल। स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश टेरिटरी में है और स्टॉक में जिस तरीके से कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिल रही है, और स्टॉक में कल के सेशन में भी काफी अच्छा मूव था, तो यहाँ से टाटा केमिकल ही बाय करेंगे। टाटा केमिकल 672 के आसपास क्लोज हुआ है। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम 660 का। टारगेट जो लगता है हमें आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 690-95 के। तो टाटा केमिकल बाय करने की सलाह रहेगी। 90-695 के टारगेट के लिए टाटा केमिकल्स में खरीदारी करने की राय राजेश जी की। सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताएं जरा आपकी लिस्ट में कौन सा स्टॉक है। पहले तो पिक ऑफ द डे और बाकी स्टॉक्स जो रडार पर है वो भी बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, कल के एक वोलाटाइल डे और उसके बाद जिस तरह की तेजी के साथ बाजार बंद हुए, फिर यूएस में जो हमने 400 पॉइंट की तेजी देखी, तो आज भी बाजार में एक शानदार तेजी का दिन होना चाहिए। हालांकि कल जो 3 और 3:30 बजे के बीच में जो हुआ उसका काफी खेद है, जिस तरह से आप भी अभी बता रहे थे, और कल मैंने भी नोटिस किया टाटा स्टील जैसा स्टॉक भी 657 के लोज थे 3:15 बजे, और बाद में फिर 725-30 के भाव हो गए। मारुति 6300 वाला वापस से 7000 रुपया। तो जिन निवेशकों के जबरदस्ती मतलब जो फोर्सफुली पोजीशंस कटी, उनको तो काफी नुकसान हुआ होगा, विच इज नॉर्मली अनवारंटेड। तो उसके लिए कुछ होना चाहिए बिल्कुल। बाकी आज के लिए अनिल जी जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो बैंकिंग स्टॉक है एक्सिस बैंक। 750 रुपए के आसपास कल बंद हुआ है। जो आज एक अनाउंसमेंट आया कि इनकी जो मैक्स लाइफ की डील है जो वो हो गई है, तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा। और दूसरा जो कल स्टेटमेंट्स आए फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि अब जो गवर्नमेंट के बिजनेसेस है उसके लिए जो एम्बार्गो था प्राइवेट बैंक्स के ऊपर, वो अब हटा दिया गया है, तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पूरे ही प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस पे आना चाहिए, जो कि कल कुछ हद तक देखने को मिला, आज भी होना चाहिए। तो एक्सिस बैंक में खरीदारी करने की सलाह है। मेरा आज का टारगेट रहेगा 770 का, स्टॉप लॉस रहेगा 740 का। इसके अलावा 4 स्टॉक और रिकमेंड करना चाहूंगा। जो दूसरा स्टॉक है वो रहेगा अडानी पोर्ट्स, जो कि कल 665 पे बंद हुआ है। इस पे खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी आज भी अच्छा करेगा, और ये मार्च की एक्सपायरी के लिए बिल्कुल इस स्टॉक में बने रहने की सलाह है। यहाँ से अच्छी तेजी लगती है इसमें। फिर इंडस टावर का स्टॉक भी खरीदारी करने की सलाह है, जो कि कल 277 पे बंद हुआ, यहाँ पे भी खरीदारी करिए।
और फिर फोर्थ स्टॉक रहेगा टाटा पावर, जो कुणाल जी बोल रहे थे उनका स्टॉक कॉमन। तो अगर पहले मेरा नंबर आ जाता तो 2-3 एनालिस्ट के स्टॉक्स कॉमन आमतौर पे हो ही जाते हैं। तो 94 रुपए के लेवल पे टाटा पावर बंद हुआ है, मेरा पसंदीदा स्टॉक रहा है। मैंने 80-85 हर लेवल पे रेकमेंड किया हुआ है। यहाँ से भी अच्छे अपसाइड नजर आते हैं, इस स्टॉक को बिल्कुल खरीद के रखना चाहिए। और फाइनली राजेश पालिया जी ने जो अभी रेकमेंड करा टाटा केमिकल्स, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है, उस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। ओके, तो ये है वो तमाम स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नज़र खरीदारी करने के लिए आज से। तो लंबी लिस्ट है सेठी साहब की। स्टॉक ऑफ द डे तो एक्सिस बैंक है 770 के टारगेट के लिए 740 का स्टॉप लॉस। लेकिन उसके अलावा अदानी पोर्ट, इंडस टावर, टाटा पावर, टाटा केमिकल, ये 4 स्टॉक और हैं जिन पर रखनी है आपको नज़र। तो ये है आपके लिए बेहतरीन एक्शन। आइए अब कुछ और स्टॉक्स है जहां पर फोकस करना चाहिए। गेल, आज इसका आईपीओ माफ कीजिएगा बायबैक खुलने जा रहा है। गेल का भी बायबैक है और नेल्को का भी। जी सर, इन दोनों का बायबैक खुलने जा रहा है। तो सेठी साहब ये बताएं क्या करना चाहिए। 150 रुपये पर गेल का बायबैक है, 57 रुपये 50 पैसे पर नेल्को का बायबैक है। भाव लगभग उसके आसपास ही है। बायबैक में टेंडर करें या रहने दें अपने पास ही? नहीं अनिल जी, बिल्कुल बायबैक में टेंडर नहीं करना चाहिए। ये दोनों स्टॉक बिल्कुल बायबैक के प्राइस के आसपास ही है। और मुझे तो दोनों स्टॉक में एक आने वाले 9 से 12 महीने में बड़ी तेजी नजर आती है। तो दोनों स्टॉक में बने रहने की सलाह है और इस बायबैक में बिल्कुल टेंडर नहीं करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए दोनों। ओके, बायबैक में होल्ड करें, टेंडर करने की जल्दबाजी हड़बड़ी ना करें। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, वागले साहब इसके चार्ट देखिए। आज इनकी सिक्योरिटीज इश्योरेंस कमेटी की बैठक है और एफसीसीबी का जो इश्यू ला रहे थे उसकी प्राइसिंग पर आज विचार किया जाएगा। आईबुल, क्या चार्ट में कोई मजबूती के संकेत हैं? खरीदना है, छोड़ दें? अनिल जी, पिछले 3 दिनों में ये थोड़ा सा हल्का सा गिरा है या कहीं करेक्ट हुआ है, तो मुझे बहुत ज्यादा नीचे तो लगता नहीं है। 210 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 217 का बंद है, तो 210 212 होल्ड करना चाहिए। ऑन द अपसाइड ये 230 के पार निकलेगा, फिर ये 250 तक जा सकता है, 245 250। तो मैं खरीदूंगा तो 230 के पार निकलने के बाद ही। ओके, 220 के ऊपर निकलेगा तो ही खरीदेंगे, फिलहाल इंतज़ार करेंगे। ये बात भी ठीक है, चलिए इंतज़ार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेठी साहब, आमतौर पर पेपर कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे, लेकिन कल हुतामा की पीपीएल, इसके रिजल्ट्स जो आए हैं कंसोलिडेटेड चौथी तिमाही के, कमज़ोर दिख रहे हैं। आय 17% घटी है, कामकाजी मुनाफा 46% घटकर आया है, मार्जिन 9.5% से 6.5% और मुनाफा 92%। क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, और साथ ही पेपर स्टॉक्स पर आपकी क्या राय है? नहीं बिल्कुल अनिल जी, जो नतीजे थोड़े सरप्राइजिंग है ऑन द नेगेटिव साइड। नतीजे इतने खराब आए हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं थे। हालांकि ये स्टॉक डायरेक्ट पेपर पे प्ले नहीं है, ये पैकेजिंग पे प्ले है। पेपर यूज करके पैकेजिंग करती है एफएमसीजी कंपनीज के लिए। तो हो सकता है वहां पे कुछ इनको इश्यूज आए हो, रिजल्ट्स को थोड़ा गौर से देखने की जरूरत पड़ेगी। बट एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, जिन्होंने लिया हुआ है वो आज की गिरावट को ज्यादा ध्यान नहीं देवे। और बाकी मुझे लगता है मीडियम से लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करें। बहुत ही शानदार क्वालिटी की एमएनसी कंपनी है, तो होल्ड करने की सलाह। और बाकी जहां तक पेपर स्टॉक्स का सवाल है अनिल जी, एक दमदार तेजी देखी जा रही है। और वहां से जो पसंदीदा स्टॉक है, एक तो वेस्ट कोस्ट पेपर को कई बार निचले लेवल्स पे रिकमेंड करा है, वहां से अच्छी चाल देखी गई है। फिर जेके पेपर भी रिकमेंड किया हुआ है, तो जेके पेपर भी अच्छा लगता है। फिर एक आपको कई बार आप याद करते हैं जब यूएस में टॉयलेट पेपर की क्राइसिस हुई थी, तो एक ओरिएंट पेपर का नाम आया था 14-15 रुपए के लेवल पे, वो भी आजकल काफी बढ़ गया है। तो इन तरह के पेपर स्टॉक्स पे बिल्कुल निवेश किया जा सकता है।